हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है स्टडी स्मार्ट नर्सिंग। आप लोग इस चैनल पे जाएं और ज़रूर मेरे वीडियो जो पड़ी हुई हैं आप उसको ज़रूर देखें। और आप लोग को क्लियर कर दूं कि जो यूपी ट्रिपल एससी एनएम की वैकेंसी आने वाली है, आप लोग जानते हैं कि आचार संहिता और चुनाव की वजह से इसकी डिले हो रही है। तो आप लोग परेशान ना, बहुत लोग बोलते थे कि कमेंट करते हैं कि आप फेक न्यूज़ बनाती हैं, आपको नहीं पता है, आप पैसा कमा। तो ऐसी बात नहीं है, पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन आप लोग जाके मेरे चैनल को देख सकती हैं। उसमें मैंने किसी तरह का कहीं भी पैसे की जिक्र नहीं की है। और रही यूपी ट्रिपल एससी एनएम की न्यू वैकेंसी 2024 की, तो वो वैकेंसी आएगी, बट चुनाव की वजह से वो डिले हो जा रही है। तो अगर आपको मैंने बताया था कि सेकंड वीक अप्रैल में आ जाती तो आ जाती, नहीं आएगी तो फिर जून में आने वाली है। तो जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होगा तब तक आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। बट बात किया गया तो बहुत सारी वैकेंसी आप देख सकती हैं कि निकाली जा रही हैं, उनके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, बट और कोई प्रोसीजर प्रक्रिया नहीं चल रही, ओनली सिर्फ फार्म को भरने के सिवा। तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट चाही तो उसको भी निकाल सकती है, नहीं तो नहीं अब चुनाव के बाद ही होगा। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। और आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, स्टडी कंटिन्यू रखें, प्रिपरेशन रहेगी आपका तो आप कभी भी फॉर्म को भर सकते हैं और उसमें क्वालिफाइड कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन ही नहीं रहेगी तो फॉर्म ही भरने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फॉर्म को बाद में जब आएगा तो देखा जाएगा, भरिएगा। आप लोग को उसके लिए बेस्ट लक। बट अभी आप अपने कंटिन्यू प्रिपरेशन पे तैयारी दीजिए। तो मैं आप लोग के सामने आज डेमो क्लास प्रेजेंट करती हूँ, और आप लोग को अगर डेमो क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को कमेंट कर सकते, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो मैं कंटिन्यू आप लोग के सामने क्लास देती रहेंगी। आप लोग चाहेंगे तो लाइव क्लास दूंगी, आप लोग चाहेंगे तो ऑफ क्लास दूंगी, बट आप लोग की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो आइए आज हम पहले डेमो क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन माना जाता है। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी सबसे जगह एनएम बहन है, तो उनके लिए सबसे मस्ट होता है कम्युनिटी में आपको जाना रहता है। कम्युनिटी में आप जैसे वैक्सीनेशन का होता है तो बुधवार शनिवार वैक्सीनेशन का होता है, तो आप लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में जब तक आप कम्युनिटी में नहीं जाएंगे तब तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो ये जान लीजिए कि एनएम जो बहनें थी उनका पूरा काम कम्युनिटी पे ही डिपेंड होता है। तो सबसे बैकबोन क्या मानता है कम्युनिटी में, आपका सबसे बैकबोन क्या मानता था। तो हम मानते हैं कि जो ये होम विजिट होती है, ये होम विजिट ही हमारा बैकबोन माना जाता है। और इम्यूनाइजेशन तो आप जानते हैं, डॉट्स थेरेपी, तो ये जो टीबी वाले होते हैं उनको डॉट्स थेरेपी देते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज जो बीमारियां फैलती हैं उनका प्रिवेंशन, उनके रोकथाम के लिए भी सारे काम जो होती हैं, सर्वे करना, उनको देखना, निरीक्षण करना, आशाओं को लेकर जो एनएम बहनें होती हैं वो कंप्लीट काम को अपने करती रहती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस सेवा के लिए कितने नंबर पर डाल के रहता है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो इमरजेंसी सेवा होती है उसके लिए गवर्नमेंट ने 108 नंबर किया है, जो कि इस पर आप डायल करके कभी भी इमरजेंसी सेवा एम्बुलेंस की सर्विस ले सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट को रेफ़र करते समय कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। तो आप पहले बात करते हैं कि निम्न जो कम्युनिटी ऑफिसर सीएचओ होते हैं तो उनको ये सावधानियाँ होती है कि जो कोई पेशेंट होता है तो वो उनको पेशेंट को हमेशा रेफ़र करते समय उनकी जो पर्ची होती है, रेफरल पर्ची होती है, उनको बहुत इंपॉर्टेंस होती है उनको देना। बेहतर उपचार की आर्थिक अवस्था वाले रोगी को पहले, और जिस पेशेंट को लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा उसको इमरजेंसी है उसको सबसे पहले रेफ़र करने के, तो सबसे पहले उस पेशेंट को रेफ़र किया जो कि इमरजेंसी है। और रेफ़र करने से पूर्व पेशेंट को सभी आवश्यक उपचार दिया जाना चाहिए। तो अगर रेफ़र किए हैं उसके पहले हमें पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी ट्रीटमेंट जो सीएचओ होती हैं या फिर जो इमर्सी होती है, फिर जो भी इनके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर्स अवेलेबल्स होते हैं उनके आधार पर उनकी ट्रीटमेंट फर्स्ट ट्रीटमेंट कर देनी चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, रेफ़र करें। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है सभी ऑल ऑफ मतलब जो उपयुक्त सभी हैं ये सभी होने चाहिए एक सीएचओ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा एक सब सेंटर की स्थिति होती है। मतलब आप लोग जानते हैं कि जब
एक सब सेंटर होता है वो कितनी आबादी पर होता है? 3000 से 5000 की आबादी पे। तो हमारा आप क्वेश्चन है कि सब सेंटर की स्थिति, तो सब सेंटर की स्थिति होती है गाँव में, जैसे पीएससी के अंतर्गत में सीएस वो सब सेंटर आते हैं, और सब सीएससी के अंतर्गत में जो होता है पीएससी आती हैं। तो उसकी एक पॉपुलेशन क्राइटेरिया रखी गई है 3000 से 5000। तो हमारा जो सब सेंटर का क्राइटेरिया है वो 3000 से 5000 की पॉपुलेशन पे इसको किया जाता है। और बात करते हैं सब सेंटर की, तो उस पर क्या क्या वर्क होता है। तो सब सेंटर पे एनएम होती हैं, 1 से 2 एनएम होती हैं, एक सीएचओ होते हैं और आशाएँ होती हैं जो कि उन पे हेल्प करती हैं। बट मुख्यतः जो होते हैं वर्कर होते हैं, एक फीमेल एक मेल, जो सहायक होते हैं, सपोर्टिव स्टाफ होते हैं, और एनएम होती हैं, और वो सीएचओ होते हैं। इतने ही वर्कर वहाँ पे होते हैं जो उनको मिल के जो सब सेंटर को चलाते हैं। तो बात करते हैं हम सब सेंटर की, तो सब सेंटर पर फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट की जाती हैं। सामान्यतः उनको जनरली मेडिसिन दिए जाते हैं, और जो भी प्रेग्नेंट वुमेंस की होती हैं या फिर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स होता है, वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनकी वैक्सीनेशन को किया जाता है। और जो आयरन, फोलिक एसिड, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वगैरह जो भी फैसिलिटी उनको दी जाती है वो प्रोवाइड करते हैं अजय सब सेंटर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की अनुमानित सकल जन्म दर जो क्रूड बर्थ रेट क्या होती है। तो क्रूड बर्थ रेट आप लोग को पता होगा, किसी को नहीं पता। अगर नहीं पता है तो आपको मैं बताती हूँ, अगर पता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में पहले आंसर दे सकते हैं। तो हमारा जो क्रूड बर्थ रेट होता है 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीजल्स से ग्रसित चाइल्ड को आइसोलेट करना किस लेवल के प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। तो जो मीजल्स होते हैं उनको, जो बच्चे होते हैं जब वो ग्रसित बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो उनको आइसोलेट मतलब अलग करने की जो प्रक्रिया होती है किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के एग्जाम्पल होता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि प्राइमरी जो लेवल होती है उस पर पेशेंट को हमें आइसोलेट कर देना चाहिए, ताकि अगला जो बच्चा उसके कांटेक्ट में ना आने पाए, क्योंकि ये बहुत एक तरह का बीमारी होती है, कम्युनिकेबल होती है, कि एक दूसरे से दूसरे फैलती रहती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है। तो इसके जो एक कांटेक्ट में दूसरे बच्चे कांटेक्ट में आएंगे, उस बच्चे के कांटेक्ट से तो दूसरे बच्चे में वो फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, प्राइमरी लेवल पे ही उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, मतलब उसको अलग कर देना चाहिए एक बच्चे से दूसरे बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान निम्न में से कौन सा वेस्ट ब्लू कलर बिन में डाला जाता है। तो आप लोग जैसे जाते हैं कलर कोडिंग होती है बायो वेस्ट मैनेजमेंट का, तो हॉस्पिटल जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है इसके भी कुछ कलर कोडिंग होते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल, आईवी सेट, वेस्ट शार्प निडल, एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट्स, नॉन इन्फेक्शियस सब्सटेंस जैसे फलों के छिलके। तो आज हम बात करते हैं कि जो हमारा बॉडी पार्ट्स होते हैं एनाटॉमिकल, तो ये हमें किस कलर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, तो इसको हमें करना चाहिए रेड कलर, इसको हमें येलो में रखना है, येलो कलर में रखनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। और ये मटेरियल आईवी सेट, ये भी जो होता है प्लास्टिक की होती है, ये भी लेकिन पेशेंट से ही तो निकल के आती हैं, तो इसको भी हमें क्या करना चाहिए, येलो कलर में ही रखनी चाहिए। और शार्प निडल, जो शार्प निडल होती है, जो नुकीले चीज़ें होती हैं, नुकीले चीज़ें को क्या करना चाहिए, ब्लू कलर के में डाल देनी चाहिए। जो ब्लू कलर का विन रखा रहता है उसमें हमें शार्प नुकीली चीज़ें को डालनी चाहिए। तो हमारा ये आंसर होगा बी। और नॉन इन्फेक्शियस सब्सटेंस जैसे कि फलों का छिलका का जो होता है, तो बहुत जगह ब्लैक कलर रखी रहती हैं, तो अब ब्लैक कलर की जो बाल्टी होती है तो उसमें आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेपेटाइटिस बी की भवन अवधि क्या होती है। तो आप लोग जानते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी है एक लॉन्ग टर्म, तो इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड होती है ये बहुत लॉन्ग टाइम की होती है। ये तुरंत हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करता, ना ही हमें तुरंत पता चलता है कि ये पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है। आप लोग जानते हो कि जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, ये सब हमारे लीवर से रिलेटेड होते हैं। तो हम बात करते हैं कि इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड होती है, अवधि होती है, वो 60 से 80 दिन की। तो आप ऑटोमेटिक पता लगा सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म की बीमारी है, लॉन्ग टर्म से ही पता चलता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में एक्सपेंडेड
प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोग को अगर पता है तो आप लोग हमें बता सकते हैं कि जो इम्यूनाइजेशन की शुरुआत किस सन में हुई थी। तो हम आपको बताते हैं कि इम्यूनाइजेशन की शुरुआत जो हुई थी 1970-80 में हुई थी। इसी समय शुरुआत इसकी इम्यूनाइजेशन की शुरुआत की थी 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रोगाणु जनित रोग का एग्जाम्पल है। तो रोगाणु जनित है, तो आप लोग जानते हैं कि जो रोगाणु वह रोगाणुओं से फैलते हैं उसकी बीमारी को हम मीजल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो हमारा होता है रोगाणु जनित से होता है। तो आप लोग को अगर मेरा जो आज डेमो क्लास है आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आप लोग की रिकमेंड पे आप अगर हमें रिकमेंड कमेंट करते हैं कि आप लोग को मेरी क्लास कैसी लगी, आप लोग तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें। और ऐसे ही डेमो क्लास के साथ मैं आप लोग को जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जब यूपी जो आएगी एनएम की वैकेंसी, परमानेंट की वैकेंसी, उसकी जो सिलेबस है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो सिलेबस आएगा थोड़ा चेंज होने वाला है। अगर चेंज नहीं होती है तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग हम अकॉर्डिंग जो है पढ़ाएंगे, अगर चेंज होता तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे हम आपको क्वेश्चन देंगे जो कि 100% अथॉरिटी रियलिटी में। अगर आप पढ़िएगा मेरी क्लास को तो मेरे ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आप लोग को जो इसके पहले जो वैकेंसी आई थी परमानेंट की, उसकी भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी। अगर जिस बहनों ने नहीं दिया है या फिर जिस बहन इस बार फॉर्म भरेंगी तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण, उनको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन होते हैं। और उसकी माइनस मार्किंग आप लोग जानते हैं कि 1/3 की माइनस मार्किंग प्रोसीजर, तो आप लोग जानते हैं कि 1/3 की माइनस मार्किंग है। बट आप लेके एक बार मैं आप लोग के रिकमेंड के आधार पे ही, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर थे मैं इसको ज़रूर सॉल्व कराऊंगी। प्लीज़ आप हमें कमेंट करें और मेरे वीडियो को चैनल को देखने के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।